जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज हम लोग लेके आए हैं, मैं यानी संजीव भाटिया आज आप लोग को डिस्कस करूंगा हमारा एफएसटी टेस्ट नंबर 55। तो चलिए, हमारे सिंह सर का ये मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, उसी के तहत हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग ने बेटा इसमें एक काम और किया है कि जो हमारा टेस्ट पेपर है उसमें किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं और चैप्टर के क्या वेटेज हैं वो हम आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं। तो देखिए, मैं बोर्ड से हट गया हूं, आप स्लाइड देख सकते हैं। ये फर्स्ट 25 क्वेश्चन की समरी है, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक की। इसमें देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 51, 52। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है 53, 54, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिया गया। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। बॉन्डिंग के देखिए 5 क्वेश्चंस हमने लिए, क्योंकि आपको पता है कि इनऑर्गेनिक का कंटेंट कम है तो बॉन्डिंग से क्वेश्चन बढ़ेंगे। और इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चंस हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में कम रखा है, 1 क्वेश्चन रखा है। हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन रखा है, ये मोस्टली आपके 11th के टॉपिक हैं इसमें, एनसीईआरटी के शुरू के 25 क्वेश्चंस में। और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 लिया, सॉल्यूशन 12 का टॉपिक ले लिया। रेडॉक्स का एक 75 के पहले है और एक क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन के आगे भी एक रेडॉक्स का है और एक आईयूपीएससी नेमिंग का। अब बेटा आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 के से लेके 100 तक के क्वेश्चन की ये समरी है। ये बेटा 10 लिख गया है, मिसप्रिंट हो गया, 100 है यहाँ पे। और इसमें देखिए काइनेटिक्स का, रेडॉक्स का पीछे भी एक क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से 75 के बीच में, 76 के आगे 77 क्वेश्चन है। बॉन्डिंग का यहाँ क्वेश्चन ले लिया, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हेलो एल्केन 12th वाले टॉपिक है। तो हम लोग ने क्या किया, इसमें फर्स्ट 25 क्वेश्चन 11th वाले टॉपिक से रखे एनसीईआरटी से एंड नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस 12th की एनसीईआरटी से रखे हैं। और देखिए आप इसमें कोई भी डिलीटेड पोर्शन का हमने क्वेश्चन नहीं रखा है। तो उम्मीद है इससे आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसी के होंगे जिसके पास मोल नंबर ज्यादा होगा। तो बेटा हम लोग सबका मोल निकाल लेते हैं एक एक करके। तो जब हम लोग यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में मोल निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन में मोल निकालते समय आप देखिए, मोल इक्वल टू हम लोग जानते हैं वेट अपॉन मोलर मास होता है। यहाँ पे 7 ग्राम वेट दिया गया है और नाइट्रोजन में 1 N का मोलर मास 14 एटॉमिक मास, और यहाँ पर 2 N है तो मॉलिक्यूलर वेट 28 हो जाएगा। तो 7/28 बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। और जब हम लोग यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑप्शन था हमारा, सेकेंड ऑप्शन का अगर हम लोग ने निकाला मोल, तो मोल इक्वल टू, अब हमारे पास वेट हाइड्रोजन का 2 ग्राम दिया। आप सब जानते हैं हाइड्रोजन का मोलर मास भी 2 होता है। यहां पर हम जिस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं वो है मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वेट भी ग्राम्स में लेना। अब NO2 पे बेटा है, तो NO2 में हमारा यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमने लिया है। इसके लिए जब हम लोग मोल निकालेंगे तो मोल इक्वल टू वेट दिया हुआ है 16 और NO2 का मोलर मास निकालो, N का 14, 1O का 16, 2O का 16 इंटू 2 32 में अगर आप 14 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। बहुत अच्छे। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। जैसे हम यहाँ लिखते जाते हैं, ये N2 की बात हो रही है, ये H2 की बात हो रही है, ये सर NO2 की बात हो रही है, और ये सर हमारी O2 की बात हो रही है। तो अब मोल इक्वल टू हमारे पास आ गया 16 ग्राम O2 और O2 का मोलर मास 32 है। अब इन सब में ये बात समझ में आ रही है कि देखिए यहां पर जो मोल आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यहां पर 1 आएगा। अब कैलकुलेशन में हम टाइम भी वेस्ट करेंगे, यहां पर भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 1 से छोटा आएगा। मान लो यहाँ 0.x आ रहा है, यहाँ 0.1 आ रहा, 0.y आ रहा, यहाँ पे 0.5 आएगा, और सो यहाँ पे 1 होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब जब बेटा मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसी के मोल सबसे ज्यादा होंगे और इसी के नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा होंगे। इसलिए मेरा जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहां पर फॉर्मूला एक लगा लेते हैं। मोल का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, और मोल का एक फॉर्मूला होता है W/m। तो जो नंबर अगर हमें निकालना हो तो W/m को Na से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो हम लोग W की जगह पे ले आए 4.4 ग्राम, और CO2 का मोलर मास बेटा 44 होता, एक कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16। दो ऑक्सीजन है तो 32, और 32 और 12 44। तो जो मोलर मास है CO2 का वो 44 है। तो m की जगह पे हम लोग 44 रख देंगे, और इसका जो नंबर है ये Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना CO2 प्रेजेंट होगा, यानी कि 0.1 Na CO2 प्रेजेंट होगा। अब लेकिन आप जान रहे हो कि आपसे CO2 ने आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, तो 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 0.1 Na इंटू 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे हो जाएगा 0.2 Na ऑक्सीजन। लेकिन आपको यहाँ Na के टर्म्स में क्वेश्चन नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिए। कभी कभी Na के टर्म्स में दिए होते हैं, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में, तो आप एवोगैड्रो के नंबर के टर्म्स में ऑप्शन चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पूरा सॉल्व करके दिया है, तो एवोगैड्रो नंबर आप जानते ही हो कितना होता है। एवोगैड्रो नंबर हमारा 6.023 10^23 होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ले आ रहे हैं n इक्वल टू 0.2 इंटू 6 इंटू 10^23। दैट मीन्स 1.2 इंटू 10^23। अब बेटा जी देखिए कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 52 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन। तो चलिए पहले ऑर्बिटल, O मीन्स ऑर्बिटल, A मीन्स एंगुलर और M मीन्स मोमेंटम का फॉर्मूला हमें बेसिक पता है, अंडर रूट LL+1 h/2π। ये फॉर्मूला बच्चा लोग आप जानते हैं। अब क्योंकि यहां पर p इलेक्ट्रॉन है, फॉर p इलेक्ट्रॉन जो L की वैल्यू होती है वो 1 होती है, सब लोग जानते हैं ये बात। तो हम लोग ये वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू पुटअप करने गए तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 h/2π। दैट मीन्स √2 h/2π। अब हम लोग चेक करना चाहते हैं क्या √2 h/2π कोई ऑप्शन है, नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, ऐसे में एक मैथमेटिकल चेंज लाते हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए। हम इस इक्वेशन में √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। तो √2 h/2π था, उसमें अपनी तरफ से √2 का मल्टीप्लाई किया और √2 का डिवाइड किया। तो जब √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड आप करोगे तो इस वैल्यू पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, ऊपर 2h आ जाएगा, और ये 2π √2 होगा। अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 बच्चा कैंसिल कर दीजिए। अब बेटा जी देखिए आप क्या मेरे को मिल गया, h/π √2। मेरे बच्चे बताओ क्या h/π √2 किसी ऑप्शन में है, h/π √2 या √2π सेम बात है, और किसी में तो ये है नहीं। तो 53 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 53 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 54 पे। द नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल्स। तो स्पेरिकल नोड का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। स्पेरिकल नोड को आप जानते हैं रेडियल नोड भी कहते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो है रेडियल और स्पेरिकल नोड इक्वल टू होता है n - l - 1
N मीन्स होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L मीन्स एजीमुथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। अब यहां पर ये जो 3 लिखा हुआ है ये N है, और जैसा अभी हम देख के आए थे p ऑर्बिटल के लिए या सबशेल के लिए L का वैल्यू 1 होता है, तो यहां पे 1 आ जाएगा, -1, 3 - 2 दैट मीन्स 1। तो इसलिए बच्चा जी हमारा यहां पर 54 में भी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में जाते हैं, विच इज लार्जेस्ट इन साइज। जब इस तरह का आयनिक रेडियस क्वेश्चन आया, नीट एग्जामिनेशन में काफी बार आ चुका है, पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना कि अगर मेरे जो भी आयंस दिए गए वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन आप कहेंगे तो बहुत इजी हमें आता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इजी हो और आपको आता ही हो, जिससे कि आपका क्वेश्चन सही हो पाए। लेकिन इजी या टफ से मतलब नहीं, आपको आना होना चाहिए। तो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन एक चीज होती है हमारे पास, और वो क्या, आयनिक रेडियस प्रोपोर्शनल होती है निगेटिव चार्ज की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज की। यानी निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनिक रेडियस उतनी ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनिक रेडियस उतनी कम होगी। अब आप कहेंगे कि सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे हम गिनेंगे, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आता नहीं है, एक मैंने जनरल बात कही कि शायद किसी बच्चे को ना आता हो तो वो पूछ रहा हो कि सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो मेरा काम है बता देना। आपको आता है तो आप स्पीड तेज करके वीडियो में आगे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालते हैं जो जिस भी एटम की बात हो रही है उसका एटॉमिक नंबर माइनस जो भी उस पर चार्ज है वो उसके साइन के साथ रख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग K+ का अगर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, तो K+ के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर कैसे होगा, K का एटॉमिक नंबर 19 होता है, -+1 दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरीके से जब आप Ca2+ का निकालोगे इलेक्ट्रॉन नंबर, तो Ca का एटॉमिक नंबर 90 होता है, +2 आ गया दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से बेटा जी आप निकालिए, अब आप निकालिए किसका, Cl- का। तो Cl- का इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, सब बच्चे जानते हैं, +-1 दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। और फिर हम लोग निकाला H2-, और जब इसका इलेक्ट्रॉन निकाला तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, +-2 दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए सर, ये हम लोग ने यहां पे प्लस गलती से लिख दिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस करना, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहां सर ने प्लस लिख दिया और उधर 18 कर दिया, ये माइनस है, जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, ये देखो, तो माइनस बाहर रखना है और उसके बाद सॉल्व करना है। अब ये सब में इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इसका मीन्स है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सबसे पहले ढूंढो माइनस किस पे ज्यादा है, तो सल्फर पे, तो सल्फर की आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा है। उसके बाद माइनस किस पे, Cl- पे, तो उसकी रेडियस सेकेंड नंबर पे। उससे कम माइनस या प्लस किस पे है, K पे, और सबसे छोटा हो जाएगा Ca2+। कभी कभी ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इस तरीके से मेरा ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए चलते हैं। दो स्टेटमेंट हमारे सामने, देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आपने आज टेस्ट में किया होगा, आपको आइडिया होगा, नहीं तो अभी बताइए कि आपका क्या विचार है। मैं बोर्ड से हट गया हूं। स्टेटमेंट फर्स्ट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये बिल्कुल सही है। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और कुछ बच्चे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी याद किए होंगे कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू पॉलिंग स्केल पर 4 होती है। सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। फिर हमारा नाइट्रोजन आता है
और क्लोरीन आता है लगभग बराबर होती है 3 होती है। तो ऐसे करते करते हम लोग सारे जो इंपॉर्टेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर सकते हैं। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सही है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4 एट पॉलिंग स्केल। पॉलिंग नहीं है लेकिन ऑब्वियस बात है कि हम लोग पॉलिंग की बात करते हैं, वैसे तो मोलिकन स्केल भी होता है जिसपे 4 नहीं होती है, ऑलरेडी रॉचोव स्केल भी होता है। तो इसको इतनी बारीक बात नहीं वो करेंगे, हम मानेंगे कि ये नहीं साहब यहाँ पे पॉलिंग नहीं दिया था। तो अंडरस्टूड है, ये पॉलिंग रहा होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, दैट मींस फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी क्या है हमारे पास, मोस्ट कोवेलेंट। अच्छा, कोवेलेंट के लिए दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, और वो ये कि अगर पीरियड में जा रहे हो, पीरियड में, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको ध्यान रखना है कोवेलेंट कैरेक्टर मोस्टली इंक्रीज होता है अगर मेटल की बात कर रहे हैं, और एनायन की बात नहीं कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं, और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम ज्यादा आयनिक होगा, उससे कम मैग्नीशियम आयनिक होगा, उससे कम एल्युमिनियम होगा। एक तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आपको कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए फाजान रूल पता हो। फाजान रूल क्या है? फाजान रूल ये है सर, कोवेलेंट कैरेक्टर ध्यान समझ लीजिएगा प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। अब सर आप पूछेंगे पोलराइजेशन क्या है, तो पोलराइजेशन के लिए आपको बताना चाहता हूं, आप दोनों कैटायन और एनायन का चार्ज का प्रोडक्ट सबसे पहले निकालिए। जिसका चार्ज का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है उसमें पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अगर चार्ज का प्रोडक्ट अगर आपका सेम आ रहा है तो आप रेडियस देखिए, और रेडियस में आप देखिएगा अगर एनायन का साइज बड़ा है, साइज ऑफ एनायन, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और अगर कैटायन का साइज छोटा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। इससे मोस्टली आप निकाल लेंगे। और अगर इससे भी ना फैसला हो पाए तो फिर हम लोग को स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है। यहां पे मुझे उसकी बात करने की जरूरत नहीं है, फिर कभी किसी टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लेंगे। अब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर सारी मैंने आपको बेसिक बात बता दी। मैं यहां पर चला और मैंने कहा कि सर मुझे यहां पे कंपेयर करना है इन कंपाउंड में, तो पोलराइजेशन पहले Q1 Q2 से करते हैं। बेरिलियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, क्लोराइड की -, बोरॉन की +3, क्लोराइड की -, कार्बन की +4 और Cl की -। तो इसका जो Q1 Q2 है 2 × 1 2 है, इसका 3 × 1 3 है, इसका 4 × 1 4 है। तो बताने की जरूरत नहीं कि थर्ड वाला सबसे ज्यादा चार्ज का प्रोडक्ट रख रहा है, इसलिए इसी में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। और कोवेलेंट का उल्टा आयनिक कैरेक्टर होता है, यानी चार्ज का प्रोडक्ट कम हो, कैटायन का साइज बड़ा हो, एनायन का साइज छोटा हो, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सर इससे हमने समझ लिया 57 का थर्ड कैसे हुआ। लैटिस एनर्जी, अब लैटिस एनर्जी के लिए एक बात समझ लीजिए, लैटिस एनर्जी अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा लोगों की कंपेयर करनी है तो पहला फैक्टर फिर से वही है, आप Q1 Q2 चेक करेंगे। अगर Q1 Q2 आपका देखा कि सेम है तो फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे, और लैटिस एनर्जी फिर रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन के सम पे डिपेंड करेगी, या ओवरऑल कह दे साइज पे डिपेंड करेगी। साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अब यहां पर हमने सबसे पहले देखा K पे +1, F पे -1, +1 -1 +1 -1 +1 -1, यानी कि चार्ज का मल्टीपल प्रोडक्ट सेम है।
इसका मीन से मुझे रेडियस से डिसाइड करना होगा। अब एनायन सब में फ्लोराइड है, तो एनायन का भी हमें कोई यूज नहीं करना, यानी इसका यूज नहीं करना, इसका यूज नहीं करना, बचा कैटायन। कैटायन से हमें फैसला लेना होगा। तो हम लोग अगर रेडियस की बात करें तो Na प्लस की रेडियस हमें पता है सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी K प्लस, उससे बड़ी Rb प्लस, उससे बड़ा CS प्लस। ये है सर आयनिक रेडियस का ऑर्डर। दैट मीन्स रेडियस किसकी छोटी है? Na की छोटी है, इसलिए NaF की लैटिस एनर्जी हाईएस्ट होगी। NaF हैव हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, यहाँ हाईएस्ट लैटिस एनर्जी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन पोलर है बेटा जी? तो पोलर के लिए बच्चा ये समझ लेना, पोलर कैरेक्टर कब होता है? पोलर कंपाउंड के पास दो में से एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आउटर एटम डिफरेंट हो, आउटर एटम डिफरेंट हो। अगर किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ के एटम डिफरेंट हैं तो वो पोलर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए CHCl3 में इस C के चारों तरफ एक H है और 3 Cl है, तो वन ऑफ द आउटर एटम भी अगर डिफरेंट हो गया तो पोलैरिटी आ सकती है। वन ऑफ आउटर एटम डिफरेंट, तो ये पोलर हो गया। अब अगर यहां पर भी Cl हो जाता, यहां पर भी बेटा जी Cl हो जाता, तो ये चारों तरफ के एटम सेम हो जाते, तो ये नॉन पोलर होता। अगर मान लो ये कैटेगरी नहीं है तो फिर दूसरी कैटेगरी क्या देखेंगे? ये कैटेगरी तब लेनी है आउटर एटम डिफरेंट, ये कैटेगरी मान लो नहीं है, आउटर एटम सेम है, तब हम लोग क्या करेंगे? तो आउटर एटम सेम में एक कंडीशन लगेगी, कंडीशन नंबर 2, इफ सेंट्रल एटम हैव वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित ही वो पोलर हो जाएगा। 2 हैं, 3 हैं या ज्यादा हैं तो फिर हमको सिमिट्री या अनसिमिट्री देखनी पड़ेगी। और तीसरा, कंपाउंड इज अनसिमिट्रिकल, इन 3 स्टेप में आप किसी भी कंपाउंड का पोलर नॉन पोलर कैरेक्टर चेक कर सकते हो। अब चलो हम लोग ये 3 स्टेप लगाते हैं, यहां पे ये 3 स्टेप लगाते हैं, देखें लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास SiF4 आया। SiF4 बेटा देखो चारों तरफ के एटम सेम हैं और हमको क्या चाहिए था? वन ऑफ द आउटर एटम डिफरेंट होना चाहिए, तो ये शर्त पास नहीं हो पाई। दूसरी शर्त, अगर चारों तरफ के एटम सेम भी हो लेकिन सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर हो तो भी हो सकता था। अब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है। तीसरी बात, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल शेप सिमेट्रिकल है, लीनियर भी सिमेट्रिकल है। देखो सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप सिमेट्रिकली मानी जाती है, जैसे कि लीनियर सिमेट्रिकल है, ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्रिकल है, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सिमेट्रिकल है, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी सिमेट्रिकल है, ये सब सिमेट्रिकल माने जाएंगे। तो अभी यहां पे अनसिमेट्रिकल चाहिए तो इसमें शर्त नहीं हुई, तो ये तो पोलर नहीं हो पाएगा। HCF4 की तरफ जाते हैं, तो HCF4 का स्ट्रक्चर ये है, ये HCF4 का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए चारों तरफ के एटम सेम है, पहली शर्त पास नहीं हुई। दूसरी शर्त, सेंट्रल एटम है वन लोन पेयर, वन तो नहीं है, वन से ज्यादा है तो देख सकते हैं पोलर भी हो सकता है, नहीं भी पोलर हो सकता है। और तीसरी बात, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, तो वो गड़बड़ हो गई बात, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये लोन पेयर इस लोन पेयर को, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों सिमेट्रिकल है। अब BF3 की बात करें, BF3 भी कैसा है?
आउटर एटम सेम है डिफरेंट चाहिए था तो पोलर नहीं हो पाएगा। सेंट्रल एटम के एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पे है नहीं, देखो आउटर एटम पे है उससे मतलब नहीं, सेंट्रल एटम पे तो है नहीं, तो फिर से पोलर नहीं हो पाया। कंपाउंड कौन सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो ये तो ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी सिमेट्रिकल है, तो ना तो ये पोलर है ना तो ये पोलर है ना तो फर्स्ट पोलर है, तो ऑब्वियस बात है फोर्थ वाला पोलर होना चाहिए। कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है तो चेक कर लेते हैं सर फोर्थ वाला ऑप्शन मेरा पोलर है कि नहीं है। SF4 का फिगर क्या है, SF4 का फिगर सर ये है, सी सॉ शेप, और इस सी सॉ शेप में सल्फर पे सर एक लोन पेयर बच रहा है, बस ये हमारा अटैकिंग पॉइंट हो गया, जो हमें डिसाइडिंग पॉइंट हो गया, जो हमें बताएगा कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए था। तो आउटर एटम डिफरेंट चाहिए था, नहीं मिला तो पहली शर्त पास नहीं हो पाया। दूसरा सेंट्रल एटम है वन लोन पेयर दैट मींस पोलर, तो ये दूसरी शर्त पास कर लेगा। तीसरा कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, तो ये अनसिमेट्रिकल भी है, तो तीसरी शर्त भी पास कर ली, इसने दो शर्तें पास कर ली, तो यही वाला हमारा पोलर है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ये तो बहुत ही आसान है, और जैसा कि आपको पता है ये बात, हम लोग इसको कैसे याद करते हैं, देखिए नाइट्रोजन है उसका शेप ऐसे होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सर वो 14 होते हैं, और क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो हम यहां पर 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता। नाइट्रोजन को देख लिया हमने, अब नाइट्रोजन को देखने के बाद हम लोग एक और मॉलिक्यूल को देख लेते हैं, और वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी आप स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो। आप कहोगे सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए ऐसा कर सकते हो। तो ये O2 हमारे पास हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ने चेक किए तो O2 में हमारे पास 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन है, और देखो 2 बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब एक ले लेते हैं F2 बेटा जी, F2 में इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर FF सिंगल बॉन्ड बना है तो 1 है। इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहे हो बॉन्ड ऑर्डर में एक का चेंज आ रहा है। तो अगर किसी के पास 15 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी के पास 15 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा 3 और 2 के बीच में, और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन हमारे हो 17 तो बच्चा बताओ कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो जल्दी रिजल्ट निकालने में। अब हमको क्या है, ये सब दिए गए, तो देखिए इसमें O2 तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि फोर्थ वाले ऑप्शन में बॉन्ड ऑर्डर 2 था, हमको बॉन्ड ऑर्डर 1.5 मांग रहा था। अब कई बच्चे समझ गए कि सर 17 पे 1.5 होगा, तो 17 कैसे बनेगा, जब O2 में एक इलेक्ट्रॉन मिलाओ, यानी O2 माइनस, क्योंकि O2 के 16 है सब जानते हैं, तो O2 में एक इलेक्ट्रॉन मिलाया O2 माइनस 17 हो गया, तो 17 का 1.5 हो गया। O2 माइनस यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ, यही मेरा सही आंसर होगा। O2 माइनस 2 में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये O2 2 माइनस है जो F2 के बराबर है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। अब अगर तुमसे बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो आप कह दोगे O2 प्लस का सबसे ज्यादा, उससे कम O2 माइनस, और उससे कम O2 2 माइनस है, ये बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये कई बार क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ HCF4। तो शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन HCF4 का अभी हम लोग ने यहां पर डिस्कस किया था। देखो ये HCF4 बनाया हुआ था, इसी को दोबारा बना ले रहे हैं। तो जो HCF4 है इसमें एक HC ऐसे बीच में होता है और 4 F ऐसे बने होते हैं, इसमें 4 F ऐसे बने होते हैं, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे।
तो ये जो शेप बन के आती है वो एक स्क्वायर प्लेनर शेप बन के आती है। ये सब बच्चे जानते होंगे स्क्वायर प्लेनर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालने के लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो सिग्मा बॉन्ड बच्चा गिन लो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा। और लोन पेयर कितने हैं, सेंट्रल एटम के लोन पेयर की बात कर रहे हैं जिसका हाइब्रिडेशन निकालना। तो लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। तो स्टेरिक नंबर कितना आया, 6। अब यानी स्टेरिक नंबर मींस होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसमें कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। तो ऑर्बिटल देखो s तो सबसे पहले इन्वॉल्व होती है, तो एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई। p की 3 ऑर्बिटल होती है, तीनों इन्वॉल्व हो गई, तो टोटल नंबर 4 आया, एक s की 3 p की। लेकिन मेरे पास तो 6 नंबर है, तो p के बाद कौन आता है, d, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये 4th ऑप्शन मेरा गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज का डिफरेंस निकालना। तो इसके लिए बच्चा सबसे पहले हमको गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि मोल्स का डिफरेंस निकालना होगा गैसियस स्टेट में जो है। प्रोडक्ट साइड का हम लोग ये डेल्टा एनजी मीन्स होगा एनजी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनजी ऑफ रिएक्टेंट। जी मीन्स गैस है, तो प्रोडक्ट साइड के सारे गैस मोल माइनस रिएक्टेंट साइड के सारे गैस मोल। तो बच्चा ये देखो यहां पर ये 3 वाला तो काउंट हो जाएगा क्योंकि ये गैस है, यहां लिक्विड है तो ये काउंट नहीं करना। इसी तरीके से ये 5 वाला काउंट हो जाएगा, गैस है क्योंकि, और ये C3H8 भी काउंट हो जाएगा क्योंकि गैस है। तो C3H8 के पहले कितना लेना, 1 लेना। अब प्रोडक्ट साइड में केवल 3 लेने, तो प्रोडक्ट साइड में 3 ले लिए माइनस ये H2O का तो यूज नहीं होगा, यहां पर क्या आ जाएगा रिएक्टेंट साइड में 1 + 5, दैट मीन्स क्या आ गया -3। अब सब लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा U, जिसको पहले डेल्टा E कहते थे, आजकल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेल्टा U कहते हैं। डेल्टा E माइनस प्लस डेल्टा NGRT प्लस डेल्टा NGRT हो जाएगा। अब इसको हम लोग लगा लेंगे, तो इसको लगाइए सर, डेल्टा H माइनस डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा NG की वैल्यू -3 RT, क्योंकि RT का वैल्यू यहां पुटअप नहीं किया गया, तो आ जाएगा -3 RT। इसका मीन सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट N2O2 2NO G इज K, ये चलिए K लिख दिया, ये K है, और इसको हम लोग ने मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये एक इक्वेशन दी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालना, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर हम लोग इफ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दे तो हमारी इक्वेशन 2 के बराबर आ जाएगी। तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ हाफ आ गया, यहाँ हाफ आ गया, यहाँ 2/2 1 आ गया। जब आप किसी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो वो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पावर में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ k की पावर हाफ हो जाएगा। तो इसका जो k होगा, मान लो k डैश है, तो k की पावर हाफ या √k होगा। अब देखना यहाँ क्या दिया हुआ, तो यहाँ तो k की पावर हाफ ही मिल गया, तो कोई समस्या नहीं हुई, तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 देखें, कौन बफर बनाएगा। तो बफर कॉमन आयन इफेक्ट पर बेस्ड होता है, और कॉमन आयन इफेक्ट में हमको एक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, उसका जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट चाहिए होता है, जिसमें कि एक आयन कॉमन भी हो।
एक आयन हमारा कॉमन हो, तो उस पे बेस ये काम करता। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट हैव वन आयन कॉमन, वन आयन कॉमन, तो ये एसिडिक बफर होता। और अगर बेसिक बफर बनाना तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड उसका, या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कह सकते हो। तो जैसे अगर हम लोग CH3COOH की बात करते हैं, ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड का जो एन आयन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो CH3COH प्लस CH3CO माइनस, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो CH3COOH प्लस CH3COONA। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर यहां Na नहीं K लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CH3COH प्लस CH3CONA या CH3COK दोनों एक ही बात है और ये बफर बना देगा। अब हम लोग को ध्यान रखना होगा, यहां पर देखो बेटा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बफर नहीं बनाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं बनाएगा। बफर बनाने के लिए वीक होना चाहिए। HNO2 एक वीक एसिड है, और इस HNO2 में H हटा दो, NO2 माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा ये, तो ये बफर बन सकता है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बफर नहीं बनाएगा। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बफर नहीं बनाएगा। हमें एसिड या बेस तो वीक चाहिए, इसलिए सर्वसम्मति से सेकंड ऑप्शन को सही माना जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, Which one of the following element is unable to form MF63 minus? तो इसमें जो M है वो हमारा 6 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा। यहां पर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 6 है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो, वो 4 से ज्यादा बनाता ही ना हो, तो वो इस तरह का कंपाउंड नहीं बना सकता या इस तरह का एनायन नहीं बना सकता है। तो यहां पर हम लोग को पता है कि गैलियम एल्युमिनियम पीरियड 3 का मेंबर है, गैलियम पीरियड 4 का मेंबर है, इंडियम पीरियड 5 का मेंबर है, कैन शो कोवैलेंसी 6, तो ये 6 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। बट बोरोन जो है, बोरोन इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी, बोरॉन की मैक्सिमम कोवैलेंसी वो सब जानते हैं, 4 होती है, क्योंकि ये पीरियड सेकंड का एलिमेंट है और पीरियड सेकंड एलिमेंट के पास केवल 4 ऑर्बिटल होती है वैलेंस शेल में, 1 s और 3 p, d होता नहीं है। तो जब d नहीं है तो ये अपना एक्सपैंड नहीं कर सकता ऑक्टेट को, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, किसकी? सेकंड पीरियड के एलिमेंट की, लाइक अ बोरोन। तो यहां बोरोन ये काम नहीं कर पाएगा, बाकी सब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक से अधिक प्रकार का। तो देखो यहां पर कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है तो sp2 है, यहां पर भी डबल बॉन्ड जुड़ा है तो sp2 है, sp2 है, sp2 है। जब कार्बन के चारों तरफ केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं या सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कार्बन के चारों तरफ एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp होता है, सब जानते हैं। और कार्बन के चारों तरफ 2 डबल बॉन्ड है तो भी हाइब्रिडेशन sp होगा। या सरल भाषा में कहें कि कार्बन के चारों तरफ ऑल सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट, देन दैट कार्बन शो sp3 हाइब्रिडेशन। इफ द एनी स्पेसिफिक कार्बन हैव 1 पाई बॉन्ड अराउंड देयर, जो वैलेंसी है 1
pi bond, then that carbon show sp2 hybridization. If carbon have a 2 pi bond like in triple bond or like in 2 double bond, तो वो sp hybridization शो करता है। इस आधार पे इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड था तो sp2 था, इसके पास भी एक डबल बॉन्ड था, इसके पास भी एक डबल बॉन्ड था तो sp2 था। यहां पर देखिए इस फिगर में आपके टेस्ट पेपर में बना होगा, यहां प्रिंट नहीं हो पाया, ट्रिपल बॉन्ड होगा, देखिएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसका भी हाइब्रिडेशन sp हो गया और इसका भी sp हो गया। वो हमको कह रहा है ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें सबके हाइब्रिडेशन सेम ना हो, डिफरेंट हो या मोर देन वन टाइप हो, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको देखो, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो sp3 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 सब sp3। ऑब्वियस बात है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, डबल बॉन्ड है तो sp2, सिंगल बॉन्ड है तो sp3। तो दो तरह के हाइब्रिडेशन हो गए, sp2 भी है और sp3 भी है, इसलिए हमने फोर्थ वाला आंसर सही किया। 67 एक छोटा सा IUPAC नेम का है। देखो IUPAC नेम लिखते हैं, पहले टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है, फिर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 और ये ऐसे बना लेंगे। ये देखिए ऐसे बना लिया हम लोगों ने। अब इसमें डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे है, अगर इधर से चले और इधर से ये हमने एक अलग एक्स्ट्रा लगा दिया, केवल ऐसे ट्रिपल बॉन्ड करना और ट्रिपल बॉन्ड करने के बाद ये पॉइंट बना देना। यहां पर भी नंबर 1 है, अगर यहां से चले तो जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे होते हैं अपोजिट साइड से, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, या आप अगर ऐसे फिगर नहीं समझ पा रहे तो यहां से करिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 कार्बन की चेन है तो जो वर्ड रूट है वो क्या आएगा बच्चा, हेक्स आएगा। अब हेक्स में पहले अगर इन और आइन दोनों है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों, तो पहले इन को लिखा जाता है, तो हेक्स इसके आगे लिखेंगे 1 इन। अब इन का एक ही हटा लेंगे, वैसे तो वावल अगर 2 आते हैं तो हटाते हैं, लेकिन आइन जो वाई नहीं है उसकी आवाज आई से है, आइन, तो आवाज भी नहीं वैसी होनी चाहिए। यानी कि आप किसी को जरूरी नहीं है थप्पड़ मार दें तभी पाप लगेगा, एहसास भी थप्पड़ मारने का ना करें। तो ये आवाज अगर आइन आ गई तो वावल एक हटेगा, तो ई हट जाएगा और 5वें नंबर पर सर आइन आ जाएगा। अब हम लोग इसको मिलाते हैं, तो यहां तो 1 5 पहले लिख दिया, ये मामला सही नहीं है। अब सब में पहले लिखा हुआ, तो हम लोग इसको कभी कभी, ये तो न्यू नेमिंग है, ओल्ड नेमिंग ऐसे कर सकते हैं, जो इन है उसका 1 पहले लिख दें, तो हेक्सीन कर दें और आइन का बाद में लिख लें 5 आइन, तो 1 हेक्सीन 5 आइन। सेकंड वाला ऑप्शन मुझे लग रहा कि मोस्ट बेटर ऑप्शन है। अब ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, कभी कभी ऐसा आ जाता है, नहीं तो आपको करना जो हमने ऊपर नेम लिखा था उस हिसाब से होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की देखनी है। अभी कई बार हम लोग ने इस तरह का पेपर डिस्कस किया कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर आपको देखनी हो तो पहले आप चेक किया करो एरोमेटिसिटी, अगर एरोमेटिसिटी नहीं है तो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं तो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहां पर जो एलिफैटिक कार्बोकैटायन होते हैं, ऑब्वियस बात है कि एलिफैटिक कार्बोकैटायन में एरोमेटिसिटी नहीं मिलेगी, बैक बॉन्डिंग तभी मिलेगी जबकि कोई हेट्रो एटम जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो बैक बॉन्डिंग कार्बोकैटायन के बगल में नाइट्रोजन आ जाए, अभी हम लोग ने एक टेस्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन डाला था, ऑक्सीजन आ जाए तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो बैक बॉन्डिंग को या क्वालिटी रेजोनेंस को। अच्छा, अब एलिफैटिक है
तो और पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो फिर रेजोनेंस का सवाल नहीं होता। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पे अल्फा कार्बन पे H है तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से समझेंगे। अब ये हमारा C+ है मेन सर, और इस पे देखिए 2 CH3 जोड़े हैं, ये 2 CH3 जोड़ दिए हमने। ये हम लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन ले रहे हैं, ये फर्स्ट भी रोमन नंबर में भाई, रोमन नंबर में कर लीजिए। चलिए रोमन नंबर में ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, और इसके आगे ये हमारे पास CH2 जुड़ा और फिर CH3 जुड़ा। अब हमें आगे CH3 से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन के बगल वाला कार्बन अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, 3 तरह के अल्फा है। इस पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 अल्फा H, इस पे भी 3 अल्फा है 6 और 2 अल्फा H इस पे, यानी कि इसके पास 8 अल्फा H हैं। जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। और ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखना जब तक अल्फा H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा हो या 2 ऐसे कार्बोकेटाइन हो जिनमें बराबर नंबर ऑफ अल्फा H हो, तब इंडक्टिव इफेक्ट से जाएंगे। पहले एरोमेटिसिटी, फिर बैक बॉन्डिंग, फिर रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। अब चलो इसको देख लो। अब तुम लोग पहचान तो गए हो, मैं समझ रहा हूं, फिर भी मेरा जो धर्म है वो बताना, मैं बता दे रहा हूं। ये देखो ये आ गया। अब इसके बगल में ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये सर मेरा सेकेंड मॉलिक्यूल है, और 3 3 3 9 अल्फा H है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो सेकेंड ही हो जाएगा भाई, 9 अल्फा H मुझे और किसी में दिख नहीं रहे, तो सबसे ज्यादा सेकेंड 3 जगह पे है, और सबसे कम फिफ्थ हो जाएगा क्योंकि इसमें एक भी अल्फा H नहीं है, तो फिफ्थ बस एक ही जगह पर है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन, मुझे लगता है कि आप सब इसको फर्स्ट ऑप्शन को समझ जाएंगे, और मैं सबके अल्फा H लिख दे रहा हूं यहां पर, जिससे कि आराम से आपको समझ आ जाए। इसका 8 अल्फा H था, इसका सर 9 अल्फा H था, इसके प्लस पे देखो 2 CH3 जोड़े हैं तो 6 अल्फा H है, इसमें एक CH3 जोड़ा है 3 अल्फा H है, इसमें एक भी अल्फा H नहीं है 0 अल्फा H है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मेरा बन गया फिफ्थ से ज्यादा फोर्थ, फोर्थ से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फर्स्ट, और फर्स्ट से ज्यादा सीक्वेंस में बस फर्स्ट और सेकंड में गड़बड़ है, बाकी कॉन्टिन्यूअस है। तो ओवरऑल हम लोग ने आंसर कौन सा किया, फर्स्ट। जेल्डाल मेथड, अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। जेल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, 2 मेथड होते हैं नाइट्रोजन का परसेंटेज ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालने के लिए। डाइहेड्रल एंगल, लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स, देखो क्या होता है कन्फॉर्मर्स, जैसे ये मीथेन है, तो बेटा मीथेन को हम लोग ऐसे न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, ये ऐसे एक सर्कल बना देंगे, और यहां पर ये जो आगे डॉट है ये इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन है आगे वाला फ्रंट कार्बन, और इस पे ऐसे 3 H होंगे, ये 3 H होंगे। अब जो पीछे वाला C है वो आपको दिख नहीं रहा, वो जस्ट इसके पीछे है, और यहां पर ये आपको बस क्या है कि पीछे से हल्का सा H दिख रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये CH3 है और इसके पीछे वाला C है, H के पीछे H है। अब इस C और C को अगर हम यहां मिला दें तो H और H के बीच में जो एंगल होगा, जैसे कि ये आगे वाला C है, ये पीछे वाला C है, ये H है, ये H है, अगर इनको जोड़ दो तो इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का एंगल है, और अगर इसको जोड़ दो और ये एक H इधर है 60 डिग्री पे, तो उसको हम लोग कहते हैं वो है हमारा स्टेगर्ड फॉर्म, तो 60 डिग्री का। ये इक्लिप्स फॉर्म है तो 0 डिग्री का। इनके बीच का जो एंगल है उससे हम लोग कहते हैं टॉर्सियोनल एंगल। और टॉर्सियोनल स्ट्रेन क्या होता है, ये वाला आगे वाला H और ये वाला पीछे वाला H रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो जो रिपल्शन फोर्स होता है वही स्ट्रेन होता है। आगे वाले फ्रंट कार्बन के H और रियर कार्बन यानी बैक कार्बन के H के बीच में जो रिपल्शन फोर्स लगता है उसे टॉर्सियोनल स्ट्रेन कहते हैं।
अगर ये जस्ट एक दूसरे के पीछे है तो पास है, ये देखो एक दूसरे के पीछे तो पास है, तो जब पास होगा तो स्ट्रेन ज्यादा लगेगा। अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते हो, तुम्हारे आगे पीछे मंड रहा है, तो तुम्हें गुस्सा ज्यादा आएगा। और अगर ये वाला एच ऐसे मूव हो जाए तो अब बेटा जी ये एच देखो ये एक दूसरे से ज्यादा दूर है, यानी इसमें टॉर्सियोनल स्ट्रेन कम है। वो कह रहा मैक्सिमम टॉर्सियोनल, मतलब लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर कौन होगा, जिसमें मैक्सिमम टॉर्सियोनल स्ट्रेन होगा, और उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। अब 72 देखते हैं। 72 में मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, तो हम लोग को ये बात कुछ इसमें ये डीएक्टिवेटर है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को घटाएगा। ये है ही नहीं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से है, एक्टिवेटर है लेकिन वीक है। ये भी डीएक्टिवेटर है क्योंकि इसमें -I लग रहा है। और ये सर हमारा OH का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अंदर जा रहा है, तो ये पावरफुल एक्टिवेटर है, पावरफुल एक्टिवेटर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग की एक्टिविटी बढ़ाए, उसी को हम लोग कहते हैं पावरफुल एक्टिवेटर, और ये रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन सबसे ज्यादा सही होगा। 73 देखिए, ओजोनोलिसिस करानी है, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करानी है, तो क्या सेंस हुआ। देखिए ये CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। अब आप सबने पढ़ा होगा जो ओजोनोलिसिस होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में सर क्या होता है, ओजोन तो लेते हैं, सेकंड स्टेप में Zn के साथ वाटर या CH2 ले लेते हैं। अगर Zn के साथ वाटर लिया है तो ये डबल बॉन्ड यहां से कट कर दोगे और दोनों को एक एक O दे दोगे, और इस तरीके से मुझे CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO मिल जाएगा। लेकिन अगर ओजोन के साथ केवल वाटर है, ध्यान दीजिएगा, ओजोन के साथ केवल वाटर है या हाइड्रोलिसिस मींस केवल वाटर, जिंक का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहेंगे। आप कहेंगे कि सर इसको रिडक्टिव क्यों बोल दिया, जबकि ये भी हमारा एक तरह से ऑक्सीजन जोड़ रहा था, तो उसको हम डिटेल में बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जान लो कि अगर Zn और H2O है, H2O है सॉरी, Zn और H2O है, तो ये रिडक्टिव होगा और इस तरीके से इसमें एक O जुड़ेगा, और अगर केवल वाटर है तो ऑक्सीडेटिव होगा और दो O जुड़ जाएंगे इसमें ऑक्सीडेटिव में। एक O तो ओजोन से मिलेगा और एक O सेकेंड स्टेप में मिल जाएगा, तो ऑक्सीडेटिव में ये CH3 COOH बन जाएगा और ये CH3 CH2 COOH बन जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अरे सर यहाँ पे अगर मान लिया कि दो CH3 होते तो भी क्या ऐसा होता, ये CH3 होता तब भी क्या ऐसा होता। मैं सब केसेस की बात यहां नहीं कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली उसके लिए बात कर रहा हूं। तब तो एक तरफ कीटोन बन जाता, एक तरफ एसिड बन जाता, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो उतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, वो तो आपको सब बातें पता ही है। तो इस तरह से हमने यहां पर ये आंसर करना है CH3 COOH और CH3 CH2 COOH, यानी सेकेंड ऑप्शन के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। अगर यहां Zn प्लस वाटर लिखा होता तो ये वाला ऑप्शन हो जाता, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाता, अगर हाइड्रोलिसिस के साथ
वाटर भी दिया होता, लेकिन हाइड्रोलिसिस के साथ वाटर तो दिया नहीं है। एक क्वेश्चन यहां हमारा मिसिंग हो गया, 70 नंबर क्वेश्चन। 69 के बाद सीधा 71 की स्लाइड आ गई, तो इसमें मेरा कसूर नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे पास पेपर है। तो 70 क्वेश्चन लिख रहा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जांपल ऑफ, तो ये बहुत फेमस है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो 69 के बाद 70, क्वेश्चन नंबर 70, ये स्लाइड मिस हो गई या मुझे नहीं मिल रही होगी, तो बता देता हूं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे बेस्ड है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सिलेबस से हट गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पार्टीशन भी कहते हैं, पार्टीशन लॉ भी कहते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी पूछा गया, इज एग्जांपल ऑफ, तो इसे बोलेंगे पार्टीशन, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और एक इसमें और क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसका हमारा स्टेशनरी फेस क्या होता है और मोबाइल फेस क्या होता है। स्टेशनरी फेस क्या होता है और मोबाइल फेस क्या होता है, किस स्टेट में होता है। स्टेशनरी सॉलिड होता है, मोबाइल सॉलिड होता है, स्टेशनरी लिक्विड होता है, मोबाइल लिक्विड होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे हमको, तो हम देखें कितने बच्चों को ये बात पता है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए दे दिया कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस की फिजिकल स्टेट क्या होती है और मोबाइल स्टेट की फिजिकल स्टेट क्या होती है। ये बहुत बार पूछा गया, ये आपको आना चाहिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में इसको डिस्कस करेंगे अगर आप लोग नहीं बता पाए तो। 73 तक हम लोग का हो गया। 74, कौन पॉजिटिव डेविएशन देता है। बस इसके लिए वैसे तो दुनिया जहां के नियम है आपने याद भी किया होगा, लेकिन ध्यान कर लो कि जब भी कभी भी किसी कपल में या जब भी किसी दो कंपाउंड के मिक्सचर में अल्कोहल के साथ कोई अदर कंपाउंड आ जाए, यानी अल्कोहल के साथ अल्कोहल ना आए, अल्कोहल के साथ एसीटोन आ जाए, अल्कोहल के साथ क्लोरोफॉर्म आ जाए, अल्कोहल के साथ वाटर आ जाए, अल्कोहल के साथ बेंजीन आ जाए, अल्कोहल के साथ कोई भी आ जाए, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और मैंने पहले भी एक बार क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अल्कोहल हर मर्ज की दवा होती है, अगर चोट लग जाए अल्कोहल से साफ कर लो बैक्टीरिया मर जाएगा, और अगर दिल में जख्म हो जाए, अंदर मन खराब हो जाए तो अल्कोहल पी लो। ऐसा लोगों का कहना, मेरा सोचना नहीं है, याद करने के लिए। तो याद करने के लिए अल्कोहल हर मर्ज की दवा है, तो अल्कोहल के साथ पॉजिटिव बात यही जुड़ी हुई है। तो जब भी अल्कोहल एक कंपोनेंट होगा तो समझ जाना पॉजिटिव डेविएशन होगा। बाकी सब तो ढूंढते रहो, बेंजीन, टॉलिन, ये तो एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो ये आइडियल सोल्यूशन होंगे। एसीटोन क्लोरोफॉर्म में निगेटिव डेविएशन होता है, क्लोरोएथेन ब्रोमोएथेन एक ही परिवार के मेंबर है, तो आइडियल सोल्यूशन होंगे। इसलिए ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जामिनर भी इसी को बनाता है, एथेनॉल वाले, कभी एथेनॉल वाटर कर देगा, कभी एथेनॉल क्लोरोफॉर्म कर देगा, कभी एथेनॉल एसीटोन कर देगा। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से 75th, बहुत बार आपने क्वेश्चन किया होगा और कैसे हम लोग करते थे, और वो ये था, रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ होती है, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ, वो यानी कि रिड्यूसिंग पावर इसको बोलेंगे, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ई नॉट रिडक्शन के। और ये देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका सबसे कम होगा उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए Z का -3 है, तो Z की पावर सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद Y का -1.2 है, यानी कि Z से थोड़ा ज्यादा लेकिन Y से कम, तो फिर X की पावर होगी और लास्ट में Y की पावर होगी। Z X Y, थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहां तक के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। 51 से 75 तक मैंने कर दिए, अब इसके आगे 76 से 100 तक कोमल मैम करेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो हम लोग जरूर प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से प्रयास पूरा। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो एवरीवन। तो बच्चों आपने 1 से लेके 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन किए सर के साथ, और अब 76 से आगे ऑनवर्ड्स आप करेंगे मेरे साथ केमिस्ट्री का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। 76 बहुत ही इजी पेपर आज का, जैसे कि आपने पेपर भी दिया होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे। दिया गया एक रेट रिएक्शन दी गई है और जिसके लिए डी अमोनिया अपॉन dt की वैल्यू दी गई है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ माइनस DH2 अपॉन dt। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम पूरी रेट रिएक्शन लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dN2 अपॉन dt, नेगेटिव का क्योंकि रिएक्टेंट साइड है, इज इक्वल्स टू -1/3 DH2 अपॉन dt। उसके बाद आपको प्रोडक्ट साइड दिया गया है अमोनिया 2 मोल, इसका मतलब प्लस का 1/2 ऑफ DNH3 अपॉन dt, राइट। तो अब यहां पर देखिए आपको रिलेशन किससे किससे पूछा गया है, आपको दिया गया है DNH3 अपॉन dt और आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रेट, आपको पूछ रहा है डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसका मतलब है कि ये टर्म आप किसको हटा सकते हो, टोटली आपके पास ये टर्म दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आपको पूछा जा रहा है DH2 अपॉन dt। तो ये बेटा जी किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1/3 है तो 3 इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया, रेट ऑफ अपीयरेंस कितना दिया गया है, 2 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। बस क्या करना है, आपको कैलकुलेट कर लेना है, ये वैल्यू आ जाएगी बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन के साथ 3 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपका जो आंसर मैच करेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार आपने किया है ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सी एसिड दिए गए हैं क्लोरीन के। यहाँ पर हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम, जैसे यहाँ पर क्लोरीन दिख रहा है, तो एसिडिटी ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक एक करके कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका। तो जैसे यहाँ पर देखें तो ये ऑक्सीजन ClO4, इसका मतलब यहाँ पर ये +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ अगर देखें तो ये क्लोरीन हो गया +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, बेटा जी +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर ये हो गया +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया गया है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, पहले सबसे ज्यादा +7 के साथ वाला क्लोरीन, देन 7 +5 देन +3 देन +1। तो आपको देखना है कि यहां तक तो सीक्वेंस एकदम ठीक है, लेकिन ये स्विच होने चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर 4 में ये पूरा सीक्वेंस सही दिया गया है। ये ऐसी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हुए क्रम में दी गई है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, बढ़ती हुई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रहेगा ऑक्सी एसिड्स के लिए। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr2+ आयन S। ओके, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि Cr2+ के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, राइट। एक बार फिर से देखिए क्या पूछा जा रहा है, Cr, एक मिनट, स्पिन ओनली। तो अब आपको यहां पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। बेसिकली आप यहां पर n+2 ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब Cr2+ के लिए आप यहां पर देखिए लास्ट ऑर्बिटल में क्या बचेगा, 3d4, मतलब जो लास्ट की इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 है, वो भी अनपेयर्ड है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों एक एक पड़े हुए हैं डी ऑर्बिटल में। इसका मतलब है जो यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 4, और यहां पर आप 4 रख के इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 4 × 6, मतलब कि √24, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अराउंड 4.90 के आसपास की वैल्यू आएगी।
अच्छा, यहाँ पर कोई सारी ट्रिक्स भी आप यूज करते हैं कि आपको अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल पता चल गए, तो भी आप यहां से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। Zirconium and hafnium have similar atomic and ionic size because of, बेटा जी यहाँ पर जर्कोनियम और हैफनियम के लिए एटॉमिक और आयनिक साइज सिमिलर होती है और इसका रीजन होता है, आपने कई बार पढ़ा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जर्कोनियम और हैफनियम की जो एटॉमिक और आयनिक साइजेस होती हैं वो सिमिलर होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर देखने को मिलेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम +3+6 दो तरह की ऑक्सीडेशन दिखाता है। आयरन की बात करें तो +2 एंड +3 दोनों तरह की ऑक्सीडेशन दिखाता है। मैंगनीज की बात करें तो ये +2 +4 +6 और साथ में +7 भी शो करता है, मतलब कि मैक्सिमम कितनी, +7। वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम भी बेटा जी दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +3 एंड +5 शो करता है। आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कहां वेरिएबल मिलती है, मैंगनीज के केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर सारे एक्टिनोइड्स दिए गए हैं, देखिए एक्टिनियम के बाद के सारे एक्टिनोइड्स दिए गए हैं। अगर यूरेनियम की बात करें बच्चे, तो यूरेनियम कहते हैं कि किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाएगी। जब हम यूरेनियम की बात करते हैं तो बेटा जी यूरेनियम की कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +3 +4 +5 एंड +6, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट कैन शो बाय यूरेनियम। अब थोरियम की बात करें तो बेटा जी थोरियम भी यहाँ पर कई तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिनमें से +3 एंड +4 दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनियम की बात करें तो बेटा जी एक्टिनियम सिर्फ और सिर्फ +3 शो करता है। और नेक्स्ट जो मेंबर दिया गया है एक्टिनोइड्स का, अगर उसकी बात करें तो बेटा जी ये भी +3 +4 एंड +5 शो करता है। इसका मतलब आपसे पूछा गया ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हो जाएगा आपका एक्टिनियम। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्या पूछा गया द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ निकल कार्बोनिल, है ना। आपसे बताया गया कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है निकल कार्बोनिल, और आप जानते हैं निकल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके 3d8 एंड 4s2 में, है ना, 4s2 में जाएंगे। अब अगर हम 3d8 की बात करें तो अगर निकल के अगर हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, साथ ही यहाँ पर 4s2 है और एम्प्टी यहाँ पर पड़ेंगे p ऑर्बिटल, तो ये हो गया 4p 4s एंड ये हो गया 3d ऑर्बिटल ऑफ निकल। अब यहाँ पर देखिएगा, चूंकि यहाँ पर इसके साथ कार्बोनिल लगा हुआ है, और कार्बोनिल कैसा है, कार्बोनिल यहाँ पर एज अ SFL काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या करा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो जब हम पेयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोनिल पेयरिंग कराने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। ये जो 4s है वो भी क्या हो जाएंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे 3d के साथ, इसका मतलब ये भी आ चुके हैं यहाँ पर, और 4s एकदम खाली हो गया है। और इस 4s और 4p में क्या हो जाएंगे, ये जो कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर लेंगे बॉन्डिंग में। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो टोटल एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इस तरह से आ जाएगा ये टेट्राहेड्रल, मतलब कि sp3। अब हम बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर की, आपको दिख रहा है कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो आंसर मैच कर लेते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ डायामैग्नेटिक हमारे सेकेंड ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर दिस कॉम्प्लेक्सेस। तो बेटा जी अगर कॉम्प्लेक्स में ध्यान से देखिए तो m मोनोडेंटेड, ये भी A2B2 टाइप है, और A2B2 टाइप है तो दे कैन शो सिस एंड ट्रांस। अगर हम ज्योमेट्रिकल की बात करें तो सिस एंड ट्रांस ये कैसे दो आइसोमर दिखा सकते हैं। तो आंसर में फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 2, तो हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ।
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल इन दैट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ऑक्सलेट यहाँ पर एज अ लिगेंड है। अब बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा जी यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड दिए गए हैं 3, और बेटा जी जो ऑक्सलेट दिया गया है इसकी डेंसिटी होती है 2, इसका मतलब टोटल हो जाएगा 3 × 2 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा 6 बन जाएगा। डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड, बेटा जी CX बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी आपसे पूछी जा रही है, तो बॉन्ड एंथैल्पी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर है क्वेश्चन नंबर 85 के लिए, यस बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर है एक बार आप चेक करेंगे, यहां पर दिया गया है फ्लोरीन के साथ, यहां पर दिया गया है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फाइनली आयोडीन गिवन है। तो जो आंसर आप करेंगे सबसे ज्यादा यहां पर जो बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी, तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो जुड़ा होगा वो ज्यादा यहां पर क्या होगा बॉन्डेड होगा। तो साइजेस से देखें, साइज लगातार यहां पर बढ़ता जाएगा, तो जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहां पर जो सीक्वेंस आएगा सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे छोटे वाले फ्लोरीन को तोड़ने में दी जाएगी। The major product formed in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent-2-ene. This product form is based on, okay, the major product formed in dehydrohalogenation of किसका 2-bromopentane, तो कहते हैं 2-bromopentane से pentane 2-ene बनाना है, इसका मतलब dehydrohalogenation करा रहे हैं। तो कहते हैं कौन सा रूल गवर्न करेगा, तो बेटा जी जब भी हम एलिमिनेशन की बात करते हैं, जब भी हम एलिमिनेशन की बात करते हैं और एलिमिनेशन में भी जब बीटा एलिमिनेशन की बात करते हैं और बीटा पोजीशन मोर देन 2 या फिर 2 हो, 2 या 2 से ज्यादा हो बीटा पोजीशन, तो वहां पर हेल्प करता है सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल, सेट-जेफ रूल या जेट-सेव रूल। तो जेट-सेव रूल कहते हैं कि हम उस बीटा से हाइड्रोजन को हटाएंगे, उस बीटा से हाइड्रोजन को हटाएंगे जहां से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें मिल जाए। तो यहां पर सेट-जेफ रूल पे हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 फिनॉल्स दिए गए हैं। अब बेटा जी अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो कहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जब फिनॉक्साइड आयन जितना स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, जितना स्टेबल फिनॉक्साइड आयन होगा उतना ही बढ़िया एसिड होगा। अब फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल कौन करेगा, अगर बढ़िया सा -M या फिर -I ग्रुप लगे तो वो स्टेबल करेंगे, और +M या +I लगा है तो वो फेवर नहीं करेगा। अभी आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है जितना ज्यादा आपके पास -I -M ग्रुप लगे हो उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर सिंपल फिनॉल है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको लगा हुआ एक -M, लेकिन यहाँ पर 3 -M लगे हुए हैं। -M फेवर करते हैं और 3 तो बहुत ज्यादा फेवर करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ये बेटा जी +M है, इसका मतलब ये तो घटाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो आंसर एकदम साफ सा है कि थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, 3 -I ग्रुप के साथ। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन द प्रोडक्ट फॉर्म इज। कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात की जा रही है। अच्छा यहाँ पर अल्कोहल अगर 1 डिग्री होती, प्राइमरी होती, और अगर इसकी वेपर को हम पास करवाते कॉपर एट द प्रेजेंट ऑफ 573, तो मुझे लगता है पंजेंट सी स्मेल मिलती, और पंजेंट सी स्मेल वाला जो कंपाउंड मिलता वो होता बेटा जी एल्डिहाइड, है ना, वो बनते एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल की वेपर होती और हमने सेम प्रोसेस पे किया होता तो मुझे यहाँ प्लीजेंट से स्मेल आती, और प्लीजेंट से जो स्मेल आती वो होती है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन का इंडिकेशन। इसका मतलब 2 डिग्री से कीटोन एंड 1 डिग्री से एल्डिहाइड। अगर यहीं पे अगर 3 डिग्री अल्कोहल की वेपर को लेते और सेम प्रोसेस पे हम कराते तो मुझे यहाँ पर कोई स्मेल ना आती, और बेटा जी कोई स्मेल ना आने का इंडिकेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पर क्या बन चुकी होती, एल्कीन बन चुकी होती। तो ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएगी, कीटोन बनाएगी। तो आंसर आपका जाएगा थर्ड वन।
एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI। बेटा जी अगर हम एनिसोल की बात करें तो एनिसोल हमारा कुछ ऐसा, और HI से हम रिएक्ट कराएंगे तो कह रहा है कि क्या बनेगा। तो अब आपको पता है कि बेटा ये वाला बॉन्ड तोड़े अगर OC के बीच में, या फिर ये वाला बॉन्ड तोड़े, जो इजी बॉन्ड होगा, या फिर आपको पता है कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखेगा, तो ये बॉन्ड नहीं टूटने वाला। इसका मतलब क्लीवेज कुछ इस तरह से होगा और I इधर एंड H इधर। तो क्लीव कैसे करना है, ये बॉन्ड तो क्लीव होने से रहा क्योंकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। तो हमारा बन जाएगा एक तो फिनॉल और दूसरा बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। देखिए कहां पर दिया गया, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आपके सामने दी गई, इसमें बेंजोइल क्लोराइड लिया गया है, रिडक्शन कराया जा रहा है पैलिडियम एंड BaSO4। बेटा जी हमें पता है कि इस रिएजेंट को, जिसको हम लिंगलर्स रिएजेंट बोलते हैं, और बेंजोइल क्लोराइड पे जो रिएक्शन होती है ये फेमस नेमिंग रिएक्शन रोजनमंड रिडक्शन है ना, ये रोजनमंड रिडक्शन है। और रोजनमंड रिडक्शन में मुझे पता है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स हम कराते हैं, चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो जाएगी। फर्स्ट विल बी द आंसर। मुझे लगता है आज का पेपर बहुत ही आसान और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हुआ होगा। Which alkene on ozonolysis gives these two aldehydes and ketones? तो बेटा ओजोनोलिसिस से मुझे ये रिवर्स पूछ रहा है कि एल्कीन क्या मिलेगी। चलिए हमें क्या करना होता है, हम कहते हैं ओजोनोलिसिस में सिंपल हम क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देते हैं अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही होती है। तो यहाँ पर रिडक्टिव ही बताया गया क्योंकि अगर ऑक्सीडेटिव बताता तो लिखा होता। अब देखते हैं यहाँ पर रिवर्स क्या करेंगे। आप कुछ दोनों एल्डिहाइड्स जो गिवन है, एक एल्डिहाइड एंड कीटोन, कुछ ऐसे रखिए कि इनके ऑक्सीजन बाहर की ओर रहे। दूसरा बेटा जी दूसरे के भी ऑक्सीजन आप बाहर की ओर रखें, और ये रहा CH3 एंड CH3। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों में से जो ऑक्सीजन आप जोड़ के ओजोनोलिसिस कराते थे अब वही ऑक्सीजन आप हटा दीजिए और बाकी एल्कीन के रूप में जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C एंड CH3। ये आपकी एल्कीन रही होगी जिसकी ओजोनोलिसिस करके ये दोनों बने होंगे। तो ये आपका एल्कीन फॉर्मेशन हो गया। तो फिर से पहले ही ऑप्शन में क्या बात है, लगातार 3 क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट ही आ रहे हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। Which is most reactive towards NAR reaction। अब बेटा जी NAR रिएक्शन प्रॉपर्टी होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो कहता है कि कौन सा NAR बढ़िया से देगा, और NAR को फेवर कौन करता है बेटा, -M -I वाले लोग NAR को फेवर करते हैं। -M एंड -I अगर ग्रुप लगा है तो NAR को फेवर करते हैं। चेक कर लेते हैं यहाँ पर बेटा एल्डिहाइड दिया गया है और यहाँ पर कार्बोनिल के साथ एक +I ग्रुप लगा है, यहाँ पर एक -M ग्रुप लगा और यहाँ पर +M ग्रुप लगा। यार क्लियर है, एकदम ही क्वेश्चन ये क्लियर है कि एक ही में मेरा -M लगा हुआ है, बाकी में सभी में जो फेवर नहीं करते हैं वो ग्रुप लगे हुए हैं। तो किस क्वेश्चन के साथ जाएंगे, उस क्वेश्चन में हम जाएंगे 4th ऑप्शन के साथ। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड। एक नेमिंग रिएक्शन पूछी जा रही है जिसका रिएजेंट है अमलगमेटेड जिंक या जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। एंड बच्चे आपको पता है कि ये जो रिएक्शन दी गई है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा इस बार जो IIT के पेपर हुए हैं अप्रैल वाले, वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट पूछा गया। और फटाफट बता दीजिए कि क्या ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। यस मैम, ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन में जहां जहां पर आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखेगा आप कार्बोनिल ग्रुप को इंटरचेंज कर देंगे करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स में। एक रिएक्शन दी गई है इन द अबव रिएक्शन P इज। बेटा जी रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी फिर से एक फेमस नेमिंग रिएक्शन कोलबेज रिएक्शन है, जहां पर आप क्या करते हो, ड्राई CO2 से या सॉलिड CO2 से ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करा के फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिलता है एसिडिक ग्रुप, तो COOH आपको बनेगा बेंजोइक एसिड ग्रुप। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइक्लोरो। ओके, 3 क्लोरीन दिए गए, इसको A माना, 3 फ्लोरीन दिए गए
एसिडिक एसिड दिया गया एंड फॉर्मिक एसिड दिया गया। अब बेटा जी एसिडिक स्ट्रेंथ का वही हिसाब सीधा, जितना ज्यादा -M या -I ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और जितना ज्यादा +M एंड +I है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ पर 3 फ्लोरीन, हमें पता है -I फ्लोरीन का ज्यादा होता है और 3 फ्लोरीन है तो ज्यादा हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा यहाँ एसिड हो जाएगा B। उसके बाद 3 क्लोरीन, उसके बाद इन दोनों में फॉर्मिक एसिड में कोई ऐसा ग्रुप लगा नहीं, ना +M ना -M, और एसिडिक एसिड में यहाँ पर +M ग्रुप या +I ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब है कि A से ज्यादा D का, A से कम D का और D हो जाएगा C से ज्यादा, तो यहाँ पर BADC पहले ही ऑप्शन में फिर से आपका आंसर दिया है। Which of the following is non-essential amino acid? आपको यहाँ पर रटाफिकेशन मारना है, आपको यहाँ बताना है कि नॉन एसेंशियल कौन सा है। तो आपको एसेंशियल में कई सारी ट्रिक, जैसे VIP हॉल में TT या आपने जो भी निमोनिक बनाया हो वहां से आप इसको याद रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो दिए गए हैं इसमें एलेनिन जो है वो क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। बाकी जो दिए गए हैं दीज आर एसेंशियल। ये लाइसिन बेटा, लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन, यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग। द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स। अब यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन कराई जा रही है। ये रहा आपका एनिलीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, वाटर की प्रेजेंस में कराई जा रही है रिएक्शन। तो बेटा जी यहाँ पर पूछा क्या बनेगा, आपने पढ़ा है कि डायरेक्ट ब्रोमिनेशन जब कराएंगे तो ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ अमीनो ग्रुप, यहाँ पर जितनी भी सब्स्टिट्यूशन होगी आर्थो और पैरा की एक ही बार में सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। चेक करिए कहीं दिया गया, यस बेटा जी एक ही ऑप्शन है विच इज थर्ड ऑप्शन। नेस्लर्स रिएजेंट द एक्टिव आयन H। अब बेटा जी यहाँ पर HgI4 दिया गया है 2- के साथ। फटाफट बता दीजिए क्या आपको नेस्लर रिएजेंट के बारे में कुछ भी पता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से नेस्लर रिएजेंट क्या है तो बेटा जी HgI4 2- जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है यही हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है। आपसे पूछा गया एक्टिव आयन कौन सा होता है, तो अगर मैं बात करूं K2 HgI4 -2, अगर मैं इसको डिसोसिएट कराऊं तो आपको जो मिलता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलता है जिसको हम नेस्लर रिएजेंट बोलेंगे वो रहेगा ये, और यहाँ पर 2 मोल ऑफ K+। तो ये हमारा होता है नेस्लर रिएजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव पॉजिटिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो अब बेटा पॉजिटिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट येलो कलर बनाएंगे और यहाँ देखना है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे जो क्लोराइड आयन दे रहे होंगे वो आराम से पॉजिटिव टेस्ट देंगे। यहाँ लिखा है नॉट गिव। अब बेटा अगर हम कॉपर क्लोराइड की बात करें तो यहाँ से भी आपको क्लोराइड आयन मिलेगा। अगर हम जिंक क्लोराइड की बात करें तो ये भी यहाँ पर क्लोराइड आयन देगा, यहाँ से भी आपको क्लोराइड आयन मिलेंगे। सिर्फ अगर हम यहाँ पर HgCl2 की बात करेंगे तो ये होता है कोवेलेंट नेचर का। इसका मतलब है कि यहाँ से आपको ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलने वाला है। जैसे हम बात करें यहाँ से, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो SN हो गया, PB हो गया, AG हो गया, और भी कई सारे जो आयनिक जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं शो करेंगे। तो फिलहाल यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि चूंकि हमें आयंस मिल नहीं रहे हैं वो क्या करेंगे, आगे फर्दर प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। लास्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट विद पोटेशियम क्रोमेट इन एसिडिक एसिड, अ वाइट प्रेसिपिटेट विद डाइल्यूट H2SO4 बट गिव्स नो प्रेसिपिटेट विद सोडियम क्लोराइड या आयोडाइड। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको तीनों को मैच करना है। पहला कह रहा है कि मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, तो किसके साथ, पोटेशियम क्रोमेट इन एसिडिक एसिड। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है आपसे, ये 5th ग्रुप की एनालिसिस दिखा रहा है यहाँ पर एसिडिक एसिड के साथ। यहाँ पर आपके पास जो भी मेटल है लाइक लेड कार्बोनेट एंड यहाँ पर बेरियम कार्बोनेट, ये दोनों ही क्या करते हैं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएंगे।
लेकिन बात यह है कि अगर हम थर्ड ऑप्शन पे आए, थर्ड लाइन पे आए, लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड और आयोडाइड के साथ क्या करना चाहिए, कोई प्रेसिपिटेट ना दे, तो इन दोनों में से जो लेड है वो प्रेसिपिटेट देगा, जबकि जो बेरियम कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। इसका मतलब है कि अगर हम तीनों लाइंस को पढ़ें तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा दैट विल बी द बेरियम कार्बोनेट। तो 100 क्वेश्चन ये आपने मेरे साथ किए। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक यू।